हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 मई और 9 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। और आप लोग इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर देना। मंजिल बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर आईसीटी चंडीगढ़ के लिए। रावत भाटा परमाणु संयंत्र, ये सवाल मैंने कल आपसे पूछा था, किस राज्य में है। तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये राजस्थान में है। अच्छा, उत्तर भारत का एक परमाणु संयंत्र है जो कि काफ़ी चर्चा में है, रिसेंट एग्जाम में भी देखा गया था, और वो कौन सा है, वो है गोरखपुर। ठीक है ना, गोरखपुर का है। और गोरखपुर जो है ना ये आपको याद रखना है, हरियाणा वाला गोरखपुर है। ठीक है ना, गोरखपुर हरियाणा वाला है। ठीक है। और हरियाणा के कौन से ज़िले का है ये है हरियाणा के फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ये है आपका। और ये नॉर्थ इंडिया का पहला, एक्चुअली तो अब रावत भाटा भी राजस्थान का पार्ट है, या कह सकते हो आप नॉर्थ हिस्से में ही आता है, पर न जाने क्यों इसको पीआईबी पे भी लिखा हुआ था। और कई सारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स है, और इवन एचएसएससी के भी 2 बार पेपर में आ गया, उसमें हर जगह यही लिखा है कि नॉर्थ इंडिया का पहला ये न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर। खैर, आप याद कर लीजिएगा कि गोरखपुर फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी नींव कब रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी जनवरी 2014 के अंदर। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। अच्छा, इसके अलावा ये प्लांट अब स्टार्ट हो गया क्या सर? नहीं, ये 2036 में जो है ना बन के तैयार होगा। इस बात को याद रखना, ये 2036 में बन के तैयार होगा ये वाला प्लांट। और 2036 में, ठीक है, ये प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। और ये कितने मेगावाट का होगा? ये टोटल 2800 मेगावाट का प्लांट है। 2800 मेगावाट का है तो मतलब ये 700 मेगावाट की टोटल 4 यूनिट है, तो 7 चौके 28, 2800 मेगावाट का ये टोटल प्लांट है ये। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखना आप लोग। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि लोग यहाँ के काफ़ी डरे हुए थे कि ये प्लांट लग रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने अपोज भी किया था, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट लगता है तो आसपास रेडिएशन के वजह से बहुत सारे जीन म्यूटेशन या और बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। लेकिन इस प्लांट के तरफ से पिछले साल एटम ऑन व्हील करके एक स्कीम स्टार्ट की गई, जिसमें एक गाड़ी घर घर गांव गांव जाके इस एटॉमिक प्लांट के बेनिफिट्स क्या है वो भी बताएगी, और के साथ साथ इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है ये लोगों को अवेयर करने के लिए। एटम ऑन व्हील्स कार्यक्रम भी इन्होंने स्टार्ट किया था। किस हरियाणवी को मास्टर दीनानाथ पुरस्कार ये विशेष से सम्मानित किया गया है? बड़ा जरूरी सवाल है। इस सवाल का वैसे ठीक आंसर रणदीप हुड्डा है, हरियाणा के रोहतक से संबंधित है ये। आप सबको मैं बता देता हूँ कि हर साल एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ये हर साल दिया जाता है, कब? 24 अप्रैल को दिया जाता है, 24 अप्रैल को। ये ज़्यादा पुराना अवार्ड नहीं है, अभी ही स्टार्ट किया गया था, साल 2022 में ही स्टार्ट किया गया था। और 2022 में ये पीएम मोदी को मिला था, 23 में ये मिला था आशा भोसले जी को, और 24 में इस बार ये मिला है किसको? अमिताभ बच्चन जी को मिला है। लेकिन इसमें से विशेष अवार्ड जो है ना ये मिला है रणदीप हुड्डा को मिला है, जैसे कि कईयों और को भी मिला है। लाइक ये संगीतकार AR रहमान को भारतीय संगीत के लिए मिला है, अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी को सिनेमा के क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा रूप कुमार राठौर को मिला है। अभिनेता रणदीप हुड्डा को बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन और एक्टर का विशेष अवार्ड मिला है। मराठी अभिनेता अशोक सराफ है, अभिनेता अतुल परचुरे है, इन सबको जो है ना सम्मानित किया गया है। मेन अवार्ड एक मिला, वो आपको मैंने बताया 2022 और 23 में ये अवार्ड, मतलब 22 से ही स्टार्ट किया गया था यूँ समझो। 24 अप्रैल को सेरेमनी का आयोजन मुंबई के विले पार्ले स्थित दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह यहाँ पे किया गया था। और आप सबको पता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर, ये अवार्ड लता मंगेशकर जी के पिता के नाम पे ही समर्पित है। 2022 में ही जो है ना इनका देहांत हुआ था फरवरी में, और तभी से ये अवार्ड स्टार्ट कर दिया था। 82वीं पुण्यतिथि थी इस, मतलब 82 साल हो गए, 82 साल की थी कह सकते हो, दीनानाथ मंगेशकर जी की 82वीं पुण्यतिथि थी ये। ठीक है। किस हरियाणवी ने भारत को
20वां पेरिस ओलंपिक का कोटा दिलाया है? तो 20वां पेरिस ओलंपिक का कोटा दिलाया है पलक गुलिया ने। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। भारतीय शूटर पलक गुलिया ने रविवार को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आईएसएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में भारत के लिए 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। 18 साल की पलक है, 217.6 का इन्होंने स्कोर किया है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं पलक गुलिया हरियाणा के किस जिले की है? ये सवाल एचएसएससी का है जो मैंने अभी तुमसे पूछा है। देखते हैं कौन बच्चा इसका सही जवाब करेगा, बताइए जरूर मुझे। हरियाणा में जो कैदी 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जेलों में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं? जेल के अंदर भी सुधारा जा सकता है, जेलों का नाम भी सुधार गृह किया जा रहा है। और इसी करके जो 12वीं क्लास पास कर चुके हैं उनको हायर एजुकेशन देने के लिए जेल में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा अध्ययन केंद्र सेटअप किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है इग्नू के द्वारा। इग्नू के द्वारा ये सेटअप किया जा रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसके नाम से जानते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इनको एजुकेशन दी जाएगी ताकि ये 12वीं के बाद में हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सके, मतलब अपनी पढ़ाई और परीक्षा की व्यवस्था इग्नू के द्वारा ही फ्री में की जाती है। इनको प्रॉपर पढ़ाया भी जाता है, इनके एग्ज़ाम वगैरह भी लिए जाते हैं, इनको कहीं जाना आना कुछ नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो कि मान लेते हैं किसी को जेल हो गई है, 2 साल की जेल हो गई है या 4 साल की जेल हो गई है, तो वो इस दौरान अपनी आप एजुकेशन पूरी कर सकता है आराम से, समझो। ठीक है, ये तो यूँ समझो वो 2 साल के लिए हॉस्टल में रह के पढ़ने गया है। खैर ऐसा कहना ठीक नहीं है, मैं वैसे आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा ये वियर्ड सा एग्जांपल है वैसे तो, पर तुम समझ लो समझने के लिए। हरियाणा की जेलों को बहुत अच्छे लेवल का किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कई सारी चीज़ें, लाइक एक तो हरियाणा की पहली जेल कुरुक्षेत्र जेल, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र जेल। और कुरुक्षेत्र जेल के अंदर कैदियों को गेम की कोचिंग दी जा रही है, खेलों की कोचिंग दी जा रही है, गेम्स की और वॉलीबॉल गेम की, बल्कि ना केवल कोचिंग बल्कि अच्छे लेवल की टीम तैयार करके और दूसरे जेलों के साथ में कंपटीशन भी करवाया जाता है। जैसे कलिंगा या उड़ीसा की जेल के कैदियों के साथ में कंपटीशन वगैरह करवाया गया था। कुरुक्षेत्र जेल के कैदियों के लिए पहली बार IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ना, इसका पंप भी लगा है। और यहाँ पे कैदी लोग जो है ना वो तेल भरेंगे के साथ यहाँ पे CNG पंप भी लगा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका भी पंप लगा है। यहाँ पे कैदी लोगों की गाड़ियों में गैस भरेंगे। आप कहोगे सर ये भाग नहीं जाएंगे? नहीं भागेंगे नहीं, ऐसे कैदियों को ही यहाँ पे रखा जाता है जिनकी सज़ा 5-6 महीने की, साल भर की बची है, जिनका आचरण बहुत अच्छा था। इसी करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ताकि उनको रोज़गार दिया जा सके, ताकि वो बाद में समाज से कनेक्ट हो सके, उनको रोज़गार या ये वाला काम सिखा दिया जाए। इसके अलावा हरियाणा की 2 जेल है, एक का नाम है करनाल और एक जेल का नाम है फरीदाबाद। एक करनाल और एक फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद 2 जेल ऐसी है, इन जेलों के अंदर स्टे होम योजना है, ये भी स्टार्ट की गई है। स्टे होम स्कीम का मतलब क्या है सर? स्टे होम का मतलब है इनको 2 BHK का फ्लैट दिया जाएगा, ठीक है। अब बेडरूम हॉल किचन BHK होता है, तो 2 BHK का इनको रूम दिया जाएगा, पत्नी बीवी बच्चों के साथ रह सकते हैं ये। और के साथ साथ जहां इनको ये फ्लैट दिया जाएगा उसके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, ठीक है ना। हालांकि इसको बाद में बढ़ा के 10 किलोमीटर की घोषणा की थी, शुरुआत में 5 था, तो मतलब मानो यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में ये जॉब करने भी जा सकते हैं। जॉब भी सरकार इनको दिलवाएगी, इसमें रहना खाना पानी बिजली सब कुछ फ्री है। आप कहोगे सर जी बटे हुए क्या, ये कैदी है? भाई सरकार चाह रही है कि मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाए। सर ये मुख्य धारा ना होगी पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब वो अपराध करके गए हैं। तो सरकार का ये मानना है, हालांकि ऐसा हरियाणा नहीं कर रहा, और भी राज्यों में हालांकि ये स्कीम है, स्टे होम स्कीम, कि जिसने जो अपराध किया था उसकी सज़ा तो उसको भुगत चुके हैं वो। जैसे मान लो किसी की 20 साल की सज़ा हुई है, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे आने वाले 20 साल के लिए, यहाँ ऐसे फ्लैट्स के अंदर उनको जो है ना आने वाले मैक्सिमम 1 साल है, बाकी उनको 6-7-8 महीने के लिए, जो 6-7-8 महीने में आज़ाद होने वाले उनको ही रखा जाएगा। तो वो 18-19 साल जेल में रहे हैं, इसका मतलब अब उन्होंने जो अपराध किया था उसकी सज़ा तो उसकी पूरी हो चुकी है, अब उनको मुख्य धारा से जोड़ना ही काम जरूरी है, क्योंकि अब तो वो इंसान है जो पाप किया था उसकी सज़ा मिल गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पानीपत की जेल जो है हरियाणा की, पानीपत की जेल में पहली बार हरियाणा में जेल रेडियो स्टेशन लगा है, ठीक है ना। जेल रेडियो स्टेशन जो है ना लगा है। अब जेल रेडियो स्टेशन का मतलब सर, यहाँ पे जो कैदी है ना वो रेडियो जॉकी बन रहे हैं और बाकी कैदियों का मनोरंजन कर रहे हैं, उनके फरमाइश पे गाने चला रहे हैं, कृषि के बारे में या इसके अलावा लाइफस्टाइल के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में बता रहे हैं। आप कहोगे सर वो कैदी तो है उसको कैसे पता? पहली तो बात, सिलेक्टेड कैदी को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया पढ़ाया जाता है, उसके आधार पे फिर वो बात करते हैं।
वर्तिका नंदा है एक उनका तिनका तिनका ग्रुप है। उन्होंने 2018 तिहाड़ जेल दिल्ली से कंसेप्ट स्टार्ट किया था। 2021 में ये पानीपत जेल में भी ले आई। पानीपत के बाद में दूसरा जिला ऐसा बना था जिसका नाम है फरीदाबाद। तीसरा जिला बना था अंबाला और हिसार। ये जिले हैं जिसमें जेल रेडियो स्टेशन खुला है। पानीपत वाला सुचारू रूप से बढ़िया चलता है। पानीपत जेल हरियाणा की वो जेल है जिसमें 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला जेल है ये, ठीक है। और मतलब इसको आप लोग ग्रीन जेल के नाम से कह सकते हो। ग्रीन का मतलब ऐसे नहीं हरा रंग है, एंड इन द सेंस कि बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है ना नहीं है, सोलर एनर्जी से काम करती है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि हरियाणा में टोटल जेल कितनी होगी? 20वीं जेल कहाँ खुली थी? नूह के अंदर खुली थी, ठीक है ना। हरियाणा के पूर्व जेल मंत्री रणजीत चौटाला थे, अब तो ये डिपार्टमेंट जो इन्होंने यहाँ से क्विट कर दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं सब चीज़ें, ठीक है। आपको यूं तो महसूस नहीं हो रहा कि ये जेल है कि मामा का घर है? सर इतनी सारी फैसिलिटी आपने गिना दी। हाँ ठीक है। वैसे इससे मोटिवेट मत हो जाना कहीं सोचो कि अरे चलो ज़िंदगी से परेशान हो गए, किसी का मर्डर करके चलते हैं जेल में, ऐसा काम मत सीख लेना, ठीक है। चलिए खैर, आज का ये सेशन तो इतना ही। अच्छा, एक बात और याद रखना, इग्नू यूनिवर्सिटी के तहत ना अब तक 792 कैदियों को पढ़ाया जा चुका है, ये भी एक आंकड़ा है, ठीक है। चलो, सेशन तो इतना ही है। आपके लिए सवाल है, फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल मतलब किस मुगल साम्राज्य के द्वारा राजधानी के रूप में सेटअप किया गया था? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। और हाँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ कमेंट कर रहे थे, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो अगर आप एनडीटी के लिए पूछना चाहते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट है, देखो अगर आपको नहीं करना है कोर्स, आपका कोई वास्ता ही नहीं है इस चीज़ से, तो आपको क्यों पूछे, क्यों अपना आप समय बर्बाद करें, क्यों सामने वाले का भी, ठीक है ना। हाँ, अगर आप वाकई सीरियस हैं, देखो मेरा तो एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। टीचर होने के नाते एक सलाह दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, स्पेशली गर्ल्स के लिए एनटीटी का कोर्स। वैसे गर्ल्स बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। अर्जेंट जिसको जॉब चाहिए, बिना एस्टेट सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन होता है, घर बैठे होता है, तो करके वोकेशनल कोर्स है, कर सकते हो। और किसी योगा करना है तो एक योगा का कोर्स है, ठीक है ना। एक ईसीसीई का भी, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का है, तो ये कर सकते हो आप लोग चाहो तो यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप में बिना कमेंट के। यहाँ से डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, मुझसे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। जब भी फ्री हुआ तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा डियर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना आप लोग।